My dear students, I am your physics teacher Sajid Sen. Today we are going to discuss principle of flotation. प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन प्यारे बच्चों एक ऐसा प्रिंसिपल है कि जो हमें बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी भी फ्लूइड के अंदर, फ्लूइड मींस लिक्विड या गैस के अंदर जो है किस वक्त फ्लोट कर सकता है या किस असूल के मुताबिक फ्लोट करता है। उस उसूल को, उस प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन हमें ये बताता है कि अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस अ फ्लूइड हैविंग वेट इक्वल टू द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। मतलब ये कि फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट जो होती है वो अपने वेट के, इक्वल वेट के फ्लूइड को जो है क्या करती है? डिस्प्लेस करती है। तो अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे दूसरे लफ्ज़ों में कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम किसी भी लिक्विड के अंदर इमर्स करते हैं तो वो सिंक कर जाता है। वो सिंक कब करेगा? जब उसका वेट जो है उस लिक्विड के, उस फ्लूइड के जो है अपथ्रस्ट फोर्स से क्या होगा? ज़्यादा होगा। उस सूरत में ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। और इसी तरीके से एक ऑब्जेक्ट जो है फ्लोट उस वक्त करता है जब उसका जो वेट है वो अपथ्रस्ट फोर्स से क्या हो? या तो लेस हो और या फिर इक्वल हो। तो उस सूरत में जो है वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है। और फ्लोट करते हुए जो है अपथ्रस्ट फोर्स जिस लिक्विड की तरफ से लग रही होती है वो लिक्विड होता है जिसको ऑब्जेक्ट जो है अपने वॉल्यूम के इक्वल के एरिया के अंदर मौजूद उस लिक्विड को क्या करती है? वो डिस्प्लेस करती है। जब वो डिस्प्लेस करती है तो उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड की तरफ से एक रिएक्शन फोर्स लगती है जिसको हम अपथ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। और उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जो वेट होता है वो उस ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल होता है। लिहाजा इस प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। तो आगे जो है एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। चूँकि प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन बेसिकली जो है रिलेट कर रहा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के साथ, तो दूसरे लफ्ज़ों में हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात भी कर सकते हैं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है बहुत सारे हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जो है एप्लीकेशंस को कवर करता है, जिनमें हमारे पास जो ज़बरदस्त एप्लीकेशंस हैं उनमें हमारे पास है शिप्स एंड सबमरीन्स है। शिप्स या बोट्स, इनको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि ये प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन को फॉलो करते हैं। शिप्स या बोट्स जो है बेसिकली पैसेंजर्स और गुड्स को जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमारी हेल्प करते हैं। यानी हम इनकी मदद से, इन शिप्स या बोट्स की मदद से जो है हम गुड्स और पैसेंजर्स को जो है एक जगह से दूसरी जगह हम शिफ्ट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। और ये जो शिप्स या बोट्स हैं इनका वेट और इनके अंदर मौजूद पैसेंजर्स और जो हमारे पास गुड्स होते हैं उन तमाम का वेट जो है अपथ्रस्ट लिक्विड की तरफ से लगने वाली जो अपथ्रस्ट फोर्स है उससे कम होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। उस सूरत में जो है ये शिप्स फ्लोट कर सकते हैं, अदरवाइज जो है ये शिप्स या बोट्स सिंक कर देंगे। इसी तरीके से आगे हमारे पास सबमरीन्स हैं। सबमरीन्स जो है ये भी बिल्कुल जो है इसी प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन को फॉलो करते हुए जो है ये वाटर की सरफेस के ऊपर जो है ये फ्लोट करते हैं। लेकिन इनकी एक और खसूसियत ये है कि ये अंडर द सरफेस ऑफ वाटर भी ये ट्रैवल कर सकती हैं, क्योंकि इनके अंदर सिस्टम ऑफ पंप्स लगे होते हैं। सिस्टम ऑफ पंप्स को जब हम वाटर से फिल करते हैं तो इस सबमरीन का जो वेट होता है वो अपथ्रस्ट फोर्स से ज़्यादा हो जाता है। अपथ्रस्ट फोर्स से जब ये ज़्यादा होता है तो ये वाटर के अंदर डाइव कर जाती है। और इस तरीके से जो है जब हम इन सिस्टम ऑफ टैंक्स में से वाटर को अगर हम निकाल लें विद द हेल्प ऑफ फोर्सिंग एयर, तो फिर क्या होगा कि सबमरीन का वेट कम हो जाएगा। सबमरीन का जब वेट कम होगा तो वो इन द डायरेक्शन ऑफ अपथ्रस्ट फोर्स सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर आ जाएगा और फिर ये वाटर सरफेस के ऊपर जो है ये ट्रैवल करना स्टार्ट कर देगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की जानिब, जो कि हमारे पास है जी इलास्टिसिटी। प्यारे बच्चों, इलास्टिसिटी जो है ये हमारे पास किसी भी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जिसकी वजह से वो बॉडी जो है अपनी ओरिजिनल शेप या साइज़ को जो है रिकवर कर लेता है, रीस्टोर कर लेता है, जैसे ही हम उसके ऊपर से डीफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं या डीफॉर्मिंग फोर्स को सीज करते हैं। सो द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप एज द डीफॉर्मिंग फोर्स सीजेस टू एक्ट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। तो ऐसे बॉडीज़ जिनके अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है उनको हम बोलते हैं इलास्टिक बॉडीज़। और इनके अंदर जो है
फर्दर हम बढ़ते हैं एक इसकी एक्सप्लेनेशन में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं रबर बैंड की। रबर बैंड को हम जैसे ही स्ट्रेच करते हैं, यानी उसके ऊपर हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसकी लेंथ, विड्थ, वॉल्यूम और शेप चेंज हो जाती है। और जैसे ही हम इस डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं तो वो रबर बैंड वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। लेकिन ये सारा प्रोसेस कहाँ होगा? जब हम इलास्टिक लिमिट के अंदर जो है डिफॉर्मिंग फोर्स को अप्लाई करेंगे। और डिफॉर्मिंग फोर्स को जैसे ही फिर इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए रिमूव करते हैं तो वो रबर बैंड वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक बड़ी ज़बरदस्त हमारे पास टर्मिनोलॉजी है, वो है जी स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या चीज़ है? स्ट्रेस बेसिकली जो है एक किसी भी बॉडी की सरफेस के यूनिट एरिया के ऊपर लगने वाली डिफॉर्मिंग फोर्स है। यानी द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का मैथमेटिकल फार्मूला जो बनेगा हमारे पास वो है जी फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। और इस फार्मूले से हम आगे इसका ऐसे यूनिट भी बना सकते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी तरीके से जो है नेक्स्ट हमारे पास एक बड़ी ज़बरदस्त टर्म आई है जिसको हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन, तो स्ट्रेन बेसिकली क्या चीज़ है? स्ट्रेन एक्चुअली ये एक कंपैरिजन होता है जब हम किसी बॉडी के ऊपर जो है डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करें या स्ट्रेस अप्लाई करें तो उसके अंदर जो है स्ट्रेन पैदा हो जाता है, यानी बिगाड़ पैदा हो जाता है। कैसे बिगाड़ पैदा होता है कि जब हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो उसकी लेंथ, विड्थ और शेप तीनों में चेंज आ सकता है। तो ये जो चेंज आया है इसका ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम, शेप के साथ जो कंपैरिजन होगा, इस कंपैरिजन को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेन बोलते हैं। और अगर हम सिर्फ लेंथ की बात करते हैं कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करें और स्ट्रेस अप्लाई करने के नतीजे में उसकी लेंथ में चेंज आ जाए तो इस चेंज इन लेंथ का ओरिजिनल लेंथ के साथ जो कंपैरिजन होता है, इस कंपैरिजन को क्या बोलेंगे? टेंसाइल स्ट्रेन बोलेंगे। और टेंसाइल स्ट्रेन का फिर फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। और चूंकि ये दो सेम क्वांटिटीज, सेम वेरिएबल्स के दरमियान एक रेशो है, इसलिए इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं होना। तो स्ट्रेन का याद रखिए प्यारे बच्चों, कोई ऐसा यूनिट नहीं होता। तो इसके साथ ही हमारे ये आज का टॉपिक मुकम्मल हुआ। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर कोई कन्फ्यूजन आपके माइंड में अराइज हो रही है, कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है, तो आप सोशल मीडिया का कोई भी वे ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करते हुए रब्ता कर सकते हैं मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।